हेलो बच्चों, इंटीग्रेशन में अब आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मिंग एग्जैक्ट डेरिवेटिव। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मान लिया अगर हमारे पास एफ डैश जी प्लस जी डैश इंटू एफ इस तरह का कोई इंटीग्रल आ जाए, मतलब पहले का डेरिवेटिव इंटू दूसरा फंक्शन प्लस दूसरे का डेरिवेटिव इंटू पहला फंक्शन, इस तरह का अगर कोई एक्सप्रेशन आ जाए तो आई शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये तो f इंटू जी का एग्जैक्ट डेरिवेटिव लिखा है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो अगर f इंटू जी को पहले डिफ्रेंशिएट करें और फिर इंटीग्रेट करें तो वापस f इंटू जी आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा f इंटू जी प्लस सी। एफ इंटू जी मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने क्या बोला कि अगर इसका डेरिवेटिव ये एंड इसका डेरिवेटिव इसके साथ आ जाए डी डी एक्स तो फिर ये हम अप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया इसको बोलने का। अगर ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अगर हमें पहचान में आ गया कि अच्छा ऐसा हो रहा है, तो फिर क्वेश्चन हो सकता है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा हो सकता है कि हम एफ डैश जी को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि अल्टीमेटली है तो ये दो ही क्वेश्चन। तो मान लिया अगर हमने इंडिपेंडेंट सॉल्व करने की कोशिश किया एफ डैश जी और वो बहुत कम्बरसम हो रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, या फिर हो ही नहीं रहा, ऐसा भी हो सकता है कि जो एफ डैश जी अलोन है वो इंटीग्रेट ना हो पाए, वो नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन हो। तो अगर मान लिया हमने पहले एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करने का सोचा और हमने सारे मेथड मतलब अपने मेंटली जल्दी जल्दी लगा के देखे और नहीं लग रहा कोई, तो मेरे को ऐसे समझ आना चाहिए यार अभी तो पहला ही पार्ट नहीं हो रहा और ये तो एक दूसरा पार्ट और दे रखा है। तो अगर तुम्हें पहला ही पार्ट टफ लग रहा है तो तुम्हें ऐसा लगेगा यार फिर दूसरे पार्ट पे भी सोचेंगे तो पेपर वाले ने ऐसा क्वेश्चन कैसे दिया होगा, हमसे तो पहला ही पार्ट नहीं हो रहा। उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अच्छा ऐसा हो सकता है कि दोनों पार्ट मिल के आराम से सॉल्व हो जाए, इंडिविजुअली सॉल्व ना हो रहा हो। तो इस वाले केस में ये जो इंडिविजुअल इंटीग्रल है, जैसे ये वाला जो इंटीग्रल है, ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन भी हो सकता है। तो अगर कभी भी हमने एक मतलब ऐसे दो इंटीग्रल लिखा हुआ है, पहले पे फोकस किया, उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश किया, वो हुआ ही नहीं। सो द प्रेजेंस ऑफ सेकेंड इंटीग्रल शुड गिव यू द हिंट कि शायद ये दोनों मिलकर एक साथ सॉल्व हो रहा होगा, और फिर हम कोशिश करेंगे कि एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ का पैटर्न मिल जाए। ये देखो हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि वो जो दो इंटीग्रल लिखे होंगे उसमें एक में कुछ एफ टाइप जो टर्म होगा उसका डेरिवेटिव दूसरे में होगा। मान लिया एक में साइन इनवर्स लिखा है और साथ में कुछ और भी लिखा है, और दूसरे टर्म के डिनोमिनेटर में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है और साथ में कुछ और भी लिखा है। तो साइन इनवर्स और रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाला जो पार्ट है दैट शुड गिव यू द हिंट के तो एफ एफ डैश जैसी चीज़ है। तो फिर हम कोशिश करेंगे कि जो अगर साइन का डेरिवेटिव ये है तो इसके साथ जो बच गया उसका डेरिवेटिव वापस साइन इनवर्स के साथ आना चाहिए। तो अगर वो साइन इनवर्स के साथ आ गया तो फिर एग्जैक्ट इस फॉर्म में आइडेंटिफाई हो गया। किसी किसी केस में क्या हो सकता है कि मेरे को फीलिंग तो आ रही हो कि यार ये यहाँ पे कुछ एफ जैसी चीज़ है, यहाँ एफ डैश जैसी चीज़ है, बट वो एग्जैक्ट एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ ना बन रहा हो, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक इंटीग्रल को छोड़ दिया हमने एज इट इज़ और दूसरे के ऊपर बाई पार्ट लगाया। ठीक है, तो दूसरे के ऊपर बाई पार्ट लगाने से अगेन एक इंटीग्रल क्रिएट करेगा वो दूसरे वाला टर्म, वो जो नया इंटीग्रल आया और जो पहला इंटीग्रल आया वो आपस में कैंसिल हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो अगर कॉम्प्लिकेटेड हो और एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ डायरेक्टली क्लिक ना कर रहा हो तो वी कैन थिंक इन दिस डायरेक्शन एज वेल। और क्वेश्चन को और टफ बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जैसे ये तो इससे एक ही डेरिवेटिव दूर है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि g को डिफरेंशिएट करो g डैश टाइप चीज़ आ जाएगी। दो डेरिवेटिव दूर भी हो सकता है कि एक में g टाइप कुछ चीज़ लिखी है, दूसरे में g डबल डैश टाइप चीज़ लिखी है। अगर मेरे को ये वाली चीज़ कुछ पहचान में आ जाए तो हम क्या करेंगे कि वो जो g जैसी चीज़ है उसको एक साइड में कर दिया और दूसरे वाले के ऊपर दो बार बाई पार्ट लगाया। फिर जो हो सकता है कि जो हमने एक साइड में कर दिया था जिसको हम टच नहीं कर रहे हैं वो वाला इंटीग्रल एंड जो नया इंटीग्रल जनरेट हुआ वो वाला इंटीग्रल वो आपस में कैंसिल हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो कैंसिल हो जाए ऐसा हो सकता है, इस बात का मतलब क्या है कि वो हम ऐसे देख सकते हैं ऑल्टरनेट
कि एफ डैश जी डी एक्स प्लस जी डैश एफ डी एक्स, दोनों को सेपरेट कर दिया। अब पहले को तो हमने टच नहीं किया, मतलब किसी भी एक को टच नहीं किया, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो। मान लिया हमने पहले को टच नहीं किया, दूसरे वाले में बाई पार्ट लग रहा है, इसको फर्स्ट बोला इसको सेकंड बोला, तो दिस विल बी एफ डैश जी डी एक्स। ये तो पहला इंटीग्रल एज इट इज़ आ गया। दूसरे वाले में सेकंड को इंटीग्रेट किया तो जी आ गया, पहला फंक्शन एज इट इज़, माइनस फिर दूसरे को इंटीग्रेट किया, जी आ गया, और पहले का डेरिवेटिव तो वो आ जाएगा एफ डैश इंटू डी एक्स, ऐसे आ गया। अब ये और ये दिख रहा है कैंसिल हो गया, तो वही चीज़ बच गई अल्टीमेटली। दिस इज एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस सी, ये आ गया। तो इसी चीज़ को बोलने का, घुमा के बोलने का एक दूसरा तरीका ये हो गया। ऐसे भी मतलब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है? PTR 1, try to identify F and F dash pair in two given expressions। मतलब कौन से expressions? Which are in एडिशन फॉर्म। मतलब दो एक्सप्रेशन हम इसको नहीं बोलेंगे, इसको एक और इसको दो, इसको पूरा एक और इसको पूरा दो। अगर इसमें एफ एफ डैश या जी जी डैश, वो एक ही बात है, कोई भी एक चीज़ पहचान में आ जाए चलेगा, मतलब वो हमें सर्च करना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सेकेंड इंटीग्रल while first is present या while first is being solved। मतलब हमने पहले को, मतलब एग्जैक्ट लैंग्वेज ये है कि हमने पहले को सॉल्व करना चालू किया, वो नहीं हो पा रहा और फंस रहा है, तो दूसरा जो इंटीग्रल है उसका प्रेजेंस में गिव यू द हिंट, में गिव you the hint that probably both can be solved together। ठीक है, ये हो गया। पॉइंट्स टू रिमेंबर 3 क्या है? एज integral of first term alone, that is पहले वाले में क्या था? एफ डैश जी, that is एफ डैश जी is not required, hence is not required, hence it may be non-integrable function। it may be non-integrable function, ऐसा भी हो सकता है कि non-integrable function हो जाए। and points to remember 4, first and second expressions may be related in the form of f and f double dash। ये ठीक है? that is they may be two derivatives far apart। मतलब वो दो डेरिवेटिव दूर भी हो सकते हैं, मतलब एफ एफ डैश ना होके एफ एफ एंड एफ डबल डैश, ऐसा भी हो सकता है। तो
उसके लिए रेडी नहीं। ये तो देखो जनरल फॉर्म हो गया। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर 5। अब हम स्पेशल केसेस पढ़ लेते हैं इसी के। ठीक है, स्पेशल केस 1, अगर f और g में से एक फंक्शन x हो जाए तो x इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस x का डेरिवेटिव 1 इंटू दूसरा f, तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये केवल ऐसे हो जाए इंटू डी एक्स, ठीक है, तो भी ये कितना हो जाएगा x इंटू एफ एक्स प्लस सी। मतलब ये वही है जो भी हमने लिखा है, बस एक फंक्शन की जगह हमने x ले लिया। एक ये स्पेशल केस हो गया। स्पेशल केस 2, नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये खूब ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी से पहले तो देखो इतना क्वेश्चन आता नहीं था इससे रिलेटेड, और बट अब क्या है, जैसे मेंस है ना, तो मेंस में तो बुक्स से उठा के क्वेश्चन देने चालू कर दिए, तो देयर इज़ ए फेयरली गुड प्रोबेबिलिटी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ अगर हमने gx को e रेज़ टू पावर x बोल दिया, यहाँ पे gx को अगर मैं e रेज़ टू पावर x बोल दूँ तो g डैश भी e रेज़ टू पावर x हो जाएगा। तो वो e रेज़ टू पावर x तो पूरा कॉमन ही आ जाएगा और अंदर आ जाएगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। मैं ये भी एफ डैश एक्स है और ये भी एफ एक्स है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एफ क्यों लिख दिया, यहाँ एफ एक्स क्यों लिख दिया, एक ही बात है। तो आ जाएगा ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। मतलब ई रेज़ टू पावर एक्स से पहले, ई रेज़ टू पावर एक्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले तो हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला तो नहीं है, बाई पार्ट्स तो नहीं है। जब वो सब ना हो जाए तो फिर हम क्या सोचेंगे, जो उसके साथ लिखा हुआ है एक्सप्रेशन में वो क्या दो पार्ट में ब्रेक हो सकता है कि एक एफ है तो दूसरा एफ डैश हो जाए। ठीक है, तो स्पेशल केस 3, इसी में अगर एक फंक्शन ई रेज़ टू पावर जी एक्स हो जाए, ई रेज़ टू पावर एक्स की बजाय ई रेज़ टू पावर जी एक्स हो जाए, तो ये ठीक है इंटू जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स, इसमें तो क्या होगा ई रेज़ टू पावर जी एक्स वाले का डेरिवेटिव हो गया, और दूसरे में ई रेज़ टू पावर जी एक्स वो कॉमन निकाल दिया इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेज़ टू पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। इसमें हम कैसे सोचेंगे, अगर ई रेज़ टू पावर जी एक्स है तो जो भी ऊपर जी एक्स लिखा है उसका हम अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा है, मोस्ट प्रोबेबली दो ही एक्सप्रेशन लिखे होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक टर्म लिखा हो डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हो, एक्स प्लस 4 का मान लिया पावर 5 लिखा है डिनोमिनेटर में, तो हम न्यूमरेटर को भी दो पार्ट में स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे, एक्स प्लस 4 और दूसरे में कुछ और, फिर ब्रेक करेंगे तो जो नीचे एक्स प्लस 4 की पावर मान लिया 5 लिखा है तो एक में पावर कम हो जाएगा, एक में ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब एक सिंगल टर्म लिखा है डिनोमिनेटर में कुछ लिखा है तो हम डिनोमिनेटर का टर्म जनरेट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो सेपरेट हो जाए और डिनोमिनेटर की पावर में एक का डिफरेंस आ जाए। तो एक के डिफरेंस की वजह से क्या होगा, अगर एक एफ होगा तो दूसरा एफ डैश की फॉर्म में आ जाएगा। ये लॉजिक है। तो अगर ऐसे दो टर्म हैं तो ई रेज़ टू पावर जी एक्स में आई वुड लाइक कि एक जगह जी डैश एक्स आ जाए। ठीक है, तो अगर जी डैश एक्स सीधा सीधा आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर हम ठोक बजा के हम बनाएंगे उसको ज़बरदस्ती जी डैश एक्स, एंड देन वी विल सी कि उसके साथ जो आया है क्या उसका डेरिवेटिव ये दूसरा फंक्शन है। अगर आंसर इज़ हाँ तो हम बल्ले बल्ले हो गई, फिर तो बस यही आंसर आ गया तुरंत। अगर मान लिया आंसर इज़ ना तो फिर हम क्या करेंगे, इसको छोड़ दिया, फिर जो दूसरे वाला टर्म लिखा होगा कुछ भी लिखा होगा उसमें हम जी डैश एक्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। फिर सेम क्वेश्चन कि उसके साथ जो बच गया क्या उसका डेरिवेटिव पहले वाला टर्म है। अगर आंसर इज़ हाँ तो फिर हो गया क्वेश्चन, अगर आंसर इज़ ना देन वी विल थिंक ऑफ समथिंग एल्स। ठीक है, फिर हम कुछ और सोचेंगे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी बोल दिया है, अब क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो ई रेज़ टू पावर एक्स अगर लिखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 2, ई रेज़ टू पावर एक्स
एक लिखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया। तो इसमें देखो हमें क्या समझ में आना चाहिए, साइन और कॉस एक दूसरे का डेरिवेटिव होता है, बट अगर मैं कॉस को एफ बोलूँ तो एफ डैश में तो माइनस साइन आएगा, वो तो है नहीं, तो इसलिए हम एफ इसको बोलेंगे तो ये एफ डैश हो गया। एफ डैश हो गया तो सीधा सीधा एक लाइन में आंसर आ गया, ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे ये एफ हो गया। अगर माइनस कॉस को एफ बोलेंगे तो उसका डेरिवेटिव साइन आएगा, केवल कॉस को बोलेंगे एफ एक्स तो उसका डेरिवेटिव साइन एक्स आ जाएगा, बट हमें तो एफ प्लस एफ डैश चाहिए होता है, यहाँ तो माइनस आ जाएगा, तो इसलिए कॉस को एफ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, माइनस कॉस को बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी, ये आएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3। अब कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं। ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स एल एन एक्स डी एक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया। ठीक है, अभी तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। इसमें हमने क्या किया, ई रेज टू पावर एक्स 1 ओवर एक्स को अंदर ले गए तो एल एन एक्स डी एक्स, फिर वापस अगर ये एफ है तो ये एफ डैश है, तो एक लाइन का काम है इंटू एल एन एक्स प्लस सी, ये हो गया। इस वाले केस में क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे लिखा है एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब दोनों को सेपरेट किया तो ये एक आ जाएगा एक्स इंटू हाफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 कैंसिल, साइन एक्स बाई 2 कैंसिल, कॉट एक्स बाई 2, ये ऐसे आ गया डी एक्स। अच्छा, उससे पहले जैसे हमने ये क्वेश्चन देखा तो हमें ऐसी फीलिंग आ सकती है कि x माइनस साइन एक्स जो है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 माइनस कॉस एक्स। सही है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा, तो ये तो इसका डेरिवेटिव लिखा है, बट इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई हमें फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि एफ डैश के पेयर में जो हम सब्स्टिट्यूशन वाली बात करते हैं उसमें एफ डैश हमें डी एक्स के साथ चाहिए होता है, और यहाँ तो ये 1 माइनस कॉस एक्स नीचे है, डी एक्स के साथ नहीं है, डिनोमिनेटर में है, तो किसी काम का नहीं है। अगर ये क्वेश्चन उल्टा होता, मतलब लिख ही लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, तो फिर ये एक लाइन का होता, क्योंकि फिर ये एफ होता तो ये पूरा हो जाता एफ डैश, तो आंसर ये तुरंत आ जाता है। यहाँ पे अब क्या होगा कि देखो क्वेश्चन देख के मेरे को क्लिक कर जाना चाहिए, कॉट एक्स बाई 2 लिखा है और एक कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा है, तो ये तो एफ डैश जैसी चीज़ होगी। तो कॉट के डेरिवेटिव में माइनस कोसेक स्क्वायर आता है, तो हम ऐसे बोलते हैं कि माइनस कॉट एक्स बाई 2 का जो डेरिवेटिव है वो एग्जैक्ट ये पूरा लिखा है। अब इसके साथ जो बच गया x, उसका डेरिवेटिव इधर लिखा होना चाहिए, तो वो बात सही है। इस x का डेरिवेटिव हम इधर ऐसे लिख सकते हैं इंटू 1, ये हो गया। तो बस अगर इसको हम g बोलें और x को हम f बोलें तो x का डेरिवेटिव इधर हो गया और इसका डेरिवेटिव इधर हो गया, तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी, ये आंसर आ गया। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस कॉट एक्स बाई 2 है, ये हमारा g की तरह काम कर रहा है और x f की तरह काम कर रहा है, तो f इंटू जी आएगा, इसलिए प्रोडक्ट आया।
ऐसे ही ये आंसर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक हो गया e रेज़ टू पावर x अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हो गया e रेज़ टू पावर tan इनवर्स x क्वेश्चन नंबर 8 हो गया एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ई रेज़ टू पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो पहले तो यही क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ई रेज़ टू पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। ई रेज़ टू पावर एक्स के साथ जो ब्रैकेट में आ रहा है, अगर उसको एफ डैश बनना है, ठीक है, तभी हमारा डायरेक्टली उस फॉर्मेट में आएगा। अगर वो ये वाली चीज़ लगी तो बन पाएगा, वरना नहीं होगा। और कुछ लग रहा होगा तो देखो, इस वाले केस में जो नीचे एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर आ रहा है, मेरे को ये सोचना चाहिए कि एफ और एफ डैश में अगर 1 अपॉन एक्स प्लस 3 लिखा है तो उसको डिफ्रेंशिएट करने पे पावर बढ़ेगा। उसका मतलब क्या है कि एफ और एफ डैश में एक जगह का पावर 5 है तो दूसरी जगह 6 होनी चाहिए या 4 होनी चाहिए, तब एक का डिफरेंस होने से क्या होगा, तभी वो एफ एफ डैश का टर्म बनेगा। तो एक टर्म में एक्स प्लस 3 का पावर मेरे को कम करना है, ठीक है, क्योंकि बढ़ाने के लिए तो मेरे को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कम करने के लिए हम ब्रेक कर सकते हैं आराम से। अब देखो, ध्यान से सुनते जाओ। अगर मेरे को एक्स प्लस 3 का एक पावर कम करना है तो आई वुड लाइक कि न्यूमरेटर में एक जगह टर्म एक्स प्लस 3 बन जाए, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे इसमें न्यूमरेटर में वेरिएबल टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x कैसे जनरेट होगा अगर मैं लिख दूं x प्लस 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5x में एक एक्स प्लस 3 अगर मैंने कॉमन निकालिया तो x प्लस 2 लिखने से क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस कॉन्स्टेंट 6 बन जाएगा, तो प्लस 1। इसलिए हमने ये सोचा, मतलब क्यों सोचा हमने, कैसे सोचा, मेरा एम है नीचे वाले की पावर एक कम करना, उसके लिए मेरे को न्यूमरेटर में एक एक्स प्लस 3 का फैक्टर चाहिए। अब न्यूमरेटर में जब हमने एक फैक्टर एक्स प्लस 3 का लिया, मतलब ऊपर को अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में तो लिखना ही लिखना है, या अल्फ़ा माइनस बीटा के फॉर्म में लिखना है ताकि वो सेपरेट हो जाए। तो जब हमने एक फैक्टर एक्स प्लस 3 लिया तो ओरिजिनल टर्म को देख के मेरे को ये पता लगा कि दूसरा फैक्टर फिर एक्स प्लस 2 होना चाहिए, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर एक्स, सेपरेट कर दिया तो पहले वाले में तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3, और दूसरे वाले में आ गया 1 ओवर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। फिर हमने एल्जेब्राइक इंटीग्रल में कुछ ऐसे बोला था कि लीनियर अपॉन लीनियर अगर लिखा हुआ है तो जो उसका डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट अपॉन डिनोमिनेटर वाले लीनियर का स्क्वायर आएगा, इस फॉर्मेट में आएगा। तो वी वुड बी होपिंग कि एफ बन जाए, एफ डैश बन जाए। तो हमने अलग से इसका डेरिवेटिव निकाला कि x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 एक्स प्लस 3 माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का स्क्वायर ही आ रहा है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन इसी तरीके से बना रखा है कि अगर ये एफ है तो फिर ये एफ डैश हो गया।
एफ डैश आइडेंटिफाई हो गया तो बस एक लाइन में क्वेश्चन खत्म। ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस सी। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 इज ई रेज टू पावर tan इनवर्स एक्स। अब देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी है। ई रेज टू पावर जी के लिए हमने क्या बोला था, अगर ई रेज टू पावर जी एक्स लिखा है तो एक जगह जी डैश आना चाहिए और उसके साथ में जो बच गया उसका डेरिवेटिव आगे आना चाहिए। इस फॉर्मेट में मेरे को चाहिए। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए। तो इस क्वेश्चन में एक में 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए डिनोमिनेटर में, एक में नहीं चाहिए। वैसे भी चाहिए नहीं चाहिए, tan इनवर्स का क्या डेरिवेटिव होता है, अगर ये सब ना भी सोचे तो इस एक्सप्रेशन को देख के हमारे दिमाग में एक ऑब्वियस सा मैनिपुलेशन क्या आएगा कि यार नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, ऊपर अगर हम इन दोनों 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक साथ कर दें तो आ जाएगा। तो मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर दिया, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर दिया dx। सो दिस इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर tan इनवर्स x इंटीग्रल, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब तुम ये सोचो कि अगर ये g है तो ये g डैश है, इसके साथ जो f है उसका डेरिवेटिव इधर है, तो इसका डेरिवेटिव इधर है, यही चाहिए होता है। बन गया एग्जैक्ट डेरिवेटिव। तो आंसर कितना आ जाएगा, दिस टर्म इंटू एफ, तो x इंटू ई रेज टू पावर tan इनवर्स x प्लस सी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। फिर एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। बाय नाउ यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आगे क्या होने वाला है। तुम इसको ऐसे देखो, फिर वही कहानी, नीचे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो आई विल लाइक के एफ और एफ डैश में एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर में जो पावर का डिफरेंस है वो आ जाए, एक का डिफरेंस आ जाए। तो इसको हमने ऐसे देखा, ई रेज टू पावर एक्स को बाहर छोड़ दिया, ऊपर एक्स स्क्वायर है और मेरे को एक्स प्लस 2 एक टर्म में जनरेट करना है ऊपर। तो एक तरीका तो ये हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख देते हैं एंड प्लस 4 लिख देते हैं अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ऐसा करने से यहाँ से एक एक्स प्लस 2 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2 कैंसिल हो गया, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इसको अलग कर दिया एंड 4 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर अलग कर दिया। इसमें डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा है तो ये एफ डैश बनना चाहिए, ये एफ बनना चाहिए। तो इसलिए हम रफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव निकाल के लाते हैं। नीचे का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 2 2 4 हो गया, तो यही हो गया। तो सही है, अगर ये एफ है तो ये एफ डैश बन गया अपने आप। सो दिस इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स और एफ कितना है, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी। ये हमारा हो गया आंसर 8th क्वेश्चन का। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। वही कहानी, सेम कहानी, नीचे एक्स प्लस 1 बनाना है तो ऊपर हम क्या करेंगे, हम ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 करके अलग अलग कर देते हैं। तो पहले वाले में क्या होगा, ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब तुम अपने आप वेरीफाई करके देखना, ये अगर एफ है तो ये एफ डैश है, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये आंसर आ गया। सो दीज वर सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। 10th ln ऑफ ln x
प्लस 1/ln² dx। अब देखो इस क्वेश्चन को देख के तुम्हें क्या फील आनी चाहिए। ln जो पहला टर्म है उसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो 1/ln टाइप टर्म आएगा, मतलब साथ में कुछ और भी आएगा। इस लॉग के डेरिवेटिव की वजह से 1/ln आएगा, साथ में कुछ और भी आएगा। ठीक है, अब 1/ln को मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट करने में पावर 1 बढ़ता है, तो 1/ln को डिफ्रेंशिएट अगर हम करें तो 1/ln² जैसी टर्म भी आएगी। तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करूँ तो शायद यहाँ तक हम पहुँच जाएँ। इसलिए ये क्या हो गया, एफ एंड एफ डबल डैश जैसी चीज़ हो गई। तो हमने क्या किया, एक इंटीग्रल को तो छोड़ दिया, दूसरे वाले को तो छोड़ दिया, और पहले वाले में बाई पार्ट लगाया, क्योंकि एफ डबल डैश तक जाना है तो बाई पार्ट में एक को इंटीग्रेट करते हैं, एक को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको तो हमने टच किया ही नहीं, इसको तो ऐसे ही रहने दिया, इसमें बाई पार्ट लगाया। तो ऑफकोर्स ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो सेकेंड एज इट इज़, सॉरी सेकेंड का इंटीग्रल फर्स्ट एज इट इज़ माइनस सेकेंड का इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू 1/x dx। और ये फंक्शन, ये सॉरी इंटीग्रल हमने टच ही नहीं किया, ये तो एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे x x कैंसिल, सो दिस इज x इंटू ln ऑफ x माइनस, इसमें फिर बाई पार्ट लगाया, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो ये हो जाएगा x इंटू 1/ln x माइनस 1 इंटू 1/ln² इंटू सॉरी 1 नहीं x प्लस dx, ये हो जाएगा। मतलब सेकेंड फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और 1/ln यहाँ पे एज इट इज़, यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/ln का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1/ln²x, और फिर चेन रूल से ln को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक और 1/x आएगा, तो ये आ गया, प्लस ये इंटीग्रल एज इट इज़। ठीक है, तो ये x और ये x कैंसिल हो गया, माइनस के साथ ये इंटीग्रल इस इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो आंसर बचा वो यही बचा, x ln x माइनस, इन दोनों से भी x कॉमन ले सकते हैं, 1/ln x प्लस c हमने लिख दिया अपनी तरफ से। तो ये आंसर आ गया हमारा। इसको देखो, हम अगर समझ में आए तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे ln x है, ठीक है, हमने f'(g) प्लस g' बनाने का सोचा। कैसे सोचा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो इसका डेरिवेटिव आएगा ln की वजह से 1/ln x इंटू फिर अंदर वाले ln x की जगह से 1/x। तो अगर ये f है तो ये पूरा हो गया f', बट फिर इसके साथ भी कुछ ऐसे लिखा होना चाहिए जिसका डेरिवेटिव इधर आ जाए। अब इधर तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, इन दोनों ln को अलग अलग नहीं कर सकते, ये तो समझ में आता है ना, ये तो एक ही फंक्शन है, ये तो इस फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है, प्रोडक्ट थोड़ा लिखा है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते इसको f बोल दें इसको g बोल दें, ऐसे नहीं बोल सकते, ये तो पूरा एक ही फंक्शन बोला जाएगा। तो इसके साथ तो कुछ बचा ही नहीं, या हम ऐसे बोलते हैं इसके साथ तो 1 ही बचा। 1 किसका डेरिवेटिव होता है, क्योंकि f'(g) प्लस g' होना चाहिए। तो अगर ये f है तो इसके साथ g' होगा, तो यहाँ हमने 1 लिखा। 1 किसका डेरिवेटिव होता है, x का, तो इसलिए हमने x लिखा। तो उससे क्या हो गया कि f का डेरिवेटिव तो इधर आ गया f' और x का डेरिवेटिव इधर आ गया 1। तो ये f'(g) प्लस g' जैसी चीज़ कंप्लीट हो गई dx। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो हो गया। ठीक है, अब ये टर्म ओरिजिनली लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये टर्म कितना आया, x अगर हम कैंसिल कर दें तो 1/ln x आया। अब अगर 1/ln x आया तो ये तो फालतू टर्म आ गया, तो इसको फिर हमने घटाया, माइनस 1/ln x आ गया। अब ये दोनों आपस में ख़त्म हो गए, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 1/ln² लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, इसको एग्जैक्ट डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट किया, तो वो आ जाएगा माइनस 1/ln² इंटू 1/x। ये टर्म आया, इसका डेरिवेटिव। ठीक है,
तो इसके साथ क्या है वापस 1, तो हमने प्लस x और कर दिया dx। तो अब क्या हो गया कि इसका डेरिवेटिव ये हो गया और x का डेरिवेटिव फिर ये 1 हो गया। तो अब क्या हुआ अल्टीमेटली, जो दो ओरिजिनल टर्म थे वो ये हो गया और ये हो गया, क्योंकि इसमें x x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मैच कर गया इस वाले टर्म के साथ। ये वाला टर्म हो गया, और ये जो टर्म हमने जोड़ा घटाया, ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, मतलब दोनों चीज़ बराबर है। बट ऐसा करने से क्या हो गया कि ये भी एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ के फॉर्म में आ गया, ये भी आ गया। तो पहले वाले का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, ln x तो ये है और x g का काम कर रहा है, तो x इंटू ln ऑफ ln x, ये तो पहली जगह से आ गया, माइनस इस जगह से 1/ln x का डेरिवेटिव लिखा है, और दूसरा फंक्शन x है, x का डेरिवेटिव इधर है, तो ये आ गया, तो प्लस c और लिख लिया, ये आंसर है। ठीक है, अगर तुम फंडामेंटल लेवल पे समझने की कोशिश करो ना क्या हो रहा है, तो यहाँ कुछ ऐसी चीज़ हो रही है कि ओरिजिनल फंक्शन में दो टर्म लिखे थे f प्लस एफ डबल डैश, ये मतलब एफ डबल डैश वाली फॉर्म में, तो हमने कुछ ऐसे किया कि ये तो एक दूसरे से दो डेरिवेटिव दूर है, तो हमने कुछ ऐसे किया कि एफ डैश जोड़ दिया एंड घटा दिया। ठीक है, मतलब इनके जो बीच वाला जो टर्म था वो हमने जोड़ दिया घटा दिया, तो ये भी एफ एफ डैश की फॉर्म बन गई, ये भी एफ एफ डैश की फॉर्म बन गई। ऐसा हो रहा है यहाँ पे, अगर हमें लॉजिकली समझ में आया तो, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे भी तो हम कर ही सकते हैं ऑफ कोर्स, बस मेरे को अगर एफ एफ डैश की फील आ गई तो। सो दीज वर 10 एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एंड दैट इज forcing integrand using by parts। ठीक है, this I will say is not very important। मतलब मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए बहुत कम चांस है, और एडवांस में आए उसका भी चांस कम है, बट फिर भी हम थ्योरेटिकली तो पढ़ लेते हैं, ऐसा कोई भयंकर क्वेश्चन नहीं। तो इसमें तो हम सीधा ही पहले ही क्वेश्चन करते हैं, एंड दैट इज मान लिया ये एक क्वेश्चन है dx अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कैसे करने का सोच सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि हम एक्स रेज़ टू पावर 4 - 1 को फैक्टराइज कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर अगर स्क्वायर है तो ऐसे हो गया। इसको चाहो तो और फर्दर लिख लो, ये टर्म आ गए, और अब हमने इसको क्या किया, इसको हमने ओपन कर दिया बाई पार्ट्स लगा के, बाई पार्ट्स लगा लिया इसके आगे। ठीक है, ऐसे कर सकते थे, बट दैट विल बिकम वेरी लेंदी। हमने क्या सोचा, हमने सोचा इस पावर को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी जैसे 1/x लिखा है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने से 1/x² का टर्म जनरेट होगा, मतलब डिनोमिनेटर में अगर टर्म लिखा है तो उसको डिफ्रेंशिएट करने से पावर बढ़ेगा। हमारा एम है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका पावर घटना चाहिए। तो वो पावर घटाने के लिए व्हाट वी विल डू कि हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे मतलब इंटीग्रेशन तो रिवर्स प्रोसेस हो गया ना, अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर घटेगा। अब लीनियर टर्म होगा तब तो एक्स रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला के सीधा सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट ये तो एक्स रेज़ टू पावर 4 - 1 है, ये लीनियर टर्म तो है नहीं, तो ये सीधा सीधा इंटीग्रेट तो होगा नहीं। ठीक है, फिर कैसे इंटीग्रेट करेंगे, फिर वापस तुम याद करो सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या बोला था कि अगर एफ डैश एक्स प्रेजेंट है dx के साथ, तो f को हम x मान के इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर एफ डैश एक्स प्रेजेंट है तो यहाँ तो कोई प्रेजेंट नहीं है, तो हमने क्या किया, कोई बात नहीं है प्रेजेंट, तो हमने बना लिया। तो ये जो अंदर एक्सप्रेशन लिखा है एक्स रेज़ टू पावर 4 - 1, दिस इज नॉट लीनियर। ठीक है, ये लीनियर नहीं है,
बट इसीलिए एक्स रेज टू पावर n की तरह ट्रीट नहीं हो पाएगा, बट इसका डेरिवेटिव कितना होगा 4x³। तो हमने उससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लाई ऐसे तो कर नहीं सकते, अचानक ऐसे तो नहीं, कहीं से प्रकट हो जाएगा। तो इसको नलीफाई करने के लिए हमें 4x³ से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर बाई पार्ट लगाया, मतलब इसके ऊपर सीधा सीधा बाई पार्ट नहीं लगाया था, हमने ज़बरदस्ती लगाया, तो इसलिए फोर्सिंग वर्ड यूज़ किया है। इस पूरे को हमने सेकेंड फंक्शन बोल दिया, इसको फर्स्ट फंक्शन बोल दिया। तो बाई पार्ट्स लगाएंगे तो 1/4x³, फर्स्ट फंक्शन तो ऐसे ही आएगा, सेकेंड का इंटीग्रल। तो अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो इसको छोड़ दो, ये x की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो 1/x को आएगा इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो ये आ गया, ठीक है। माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x रेशो में -3 का डेरिवेटिव होगा -3/4 1/x⁴, एक माइनस और आएगा, और इसका जो इंटीग्रल है वहाँ से एक और माइनस आएगा, तो वो 1/, माइनस माइनस वापस प्लस हो गया, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये हो गया। तो ये जो x⁴ -1 4 डिग्री का टर्म, फिर उसका स्क्वायर, उससे एक थोड़ा सा हल्का टर्म आ गया यहाँ पे, x⁴ -1 × x⁴, ठीक है। अब ये जो टर्म है इसको एक मिनट के लिए हमने बाहर निकाल लिया, x⁴ -1 × x⁴। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1। तो ये मेरे को तुरंत दिख जाना चाहिए, ये तो हम तुरंत ही ऐसे लिख सकते हैं -1/x⁴। इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 1 का है, तो ऊपर वाले 1 को हमने लिख लिया x⁴ माइनस x⁴ -1 सेपरेट कर दिया, ये आ गया। तो अब ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा आराम से। कैसे इंटीग्रेट हो जाएगा? x⁴n के फॉर्मूले से। ये जो लिखा है 1/x⁴ -1, इसको हमने पहले तो ऐसे लिखा x² -1 x² +1, फिर दोबारा दोनों x² है, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 2। तो ऊपर लिख लिया x² +1 माइनस x² -1, फिर सेपरेट कर दिया, तो ये ऐसे आ जाएगा, इस फॉर्म में आ गया। अब अगर हम इसकी वैल्यू ये उठा के यहाँ इसको वापस एलसीएम लेके देखो, यही आ जाएगा, ठीक है। ये तो मतलब वो बेसिक मैनिपुलेशन हो गया जो हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था, उस टाइप का मैनिपुलेशन हो गया। तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा। अब आराम से स्टैंडर्ड फॉर्म लें, तो अब कर लिया -1/4x³ × x⁴ -1 -3/4, और ये इंटीग्रल कितना हो गया, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये इंटीग्रेशन, तो हाफ ऑफ dx अपॉन x² -1, हाफ ऑफ dx अपॉन x² +1, ये तो हो गया पहले वाला टर्म, माइनस dx अपॉन x⁴, ये आ गया। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/-4x³ x⁴ -1 -3/8 1/x² -1 1/2a ln mod x -1 upon x +1 प्लस 3/8 tan इनवर्स x माइनस 3/4 x⁴ -4 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x⁴ -3 अपॉन -3 प्लस c, ये हमारा नेट आंसर आ गया। तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया, फोर्सिंग इंटीग्रल यूजिंग बाय पार्ट्स। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, दैट इज x² अपॉन
एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर वही स्टोरी, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक बड़ा टर्म है और वो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर और कम्बरसम हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा टोन डाउन करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करने के लिए एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव, दिस इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू 1 इंटू मतलब ये उल्टा है, इसको हम कर लेते हैं एक्स कॉस एक्स प्लस ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हाँ, दोबारा एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 और साइन एक्स एज इट इज़। फिर प्रोडक्ट रूल में एक्स एज इट इज़, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर इस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो एक्स कॉस एक्स आ गया डेरिवेटिव इसका। ये हो गया हमारा रफ। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो ये लीनियर तो है नहीं, तो इसलिए एफ डैश हमने ऊपर क्रिएट किया और एफ डैश कितना आया एक्स कॉस एक्स, तो वो तो हमने पहले ऊपर लिख ही लिया, प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये एज इट इज़ लिखा है, ऊपर एक्स स्क्वायर की जगह ये लिखा है, तो साथ में क्या बच गया, एक्स स्क्वायर के लिए एक और एक्स आएगा, तभी ये दोनों मिलकर एक्स स्क्वायर होगा। कॉस एक्स को नलीफाई करने के लिए सेक एक्स आएगा। अब हमने इसको फर्स्ट फंक्शन बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया, इसको फर्स्ट बोल दिया। इसको इंटीग्रेशन करना चाहते हैं ताकि पावर कम हो डिनोमिनेटर में से, इसलिए। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x इंटू सेक एक्स टेन एक्स प्लस x का डेरिवेटिव 1 इंटू सेक एक्स एज इट इज़, डिनोमिनेटर में ये माइनस के साथ, तो ये इसलिए प्लस हो गया। सो दिस इज माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसमें से अगर हम सेक स्क्वायर एक्स कॉमन निकालें, मतलब ऐसे निकालते हैं सेक स्क्वायर एक्स, तो एक सेक एक्स तो यहाँ से कॉमन आ गया, टेन एक्स को लिखा साइन अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस सेक एक्स हो गया, तो दूसरा सेक एक्स यहाँ से चला गया, तो कितना बचा एक्स इंटू सेक एक्स प्लस यहाँ से एक सेक एक्स कॉमन निकाला और फिर एक और निकाला, तो दूसरे को नलीफाई करने के लिए कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये और ये कैंसिल, केवल सेक स्क्वायर एक्स बचा, जिसका इंटीग्रेशन इज वेरी सिंपल, एक्स सेक एक्स अपॉन प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये हो गया आंसर। तो ये एक और एग्जांपल हो गया फोर्सिंग इंटीग्रेंस यूजिंग बाई पार्ट्स का। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं एंड दैट इज रिडक्शन फॉर्मूला।
रिडक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या है कि अगर मेरे को एक ही जैसा प्रोसेस बार बार रिपीट करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं कि कोई एक जनरल फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया और उसी में किसी पैरामीटर की वैल्यू चेंज कर करके बार बार वी कैन गेट डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, अब क्या मतलब है इसका अभी समझ में आ जाएगा। डिराइव रिडक्शन फॉर्मूला फॉर फॉलोइंग्स। गिवन एन नेचुरल नंबर है। ठीक है, फर्स्ट हो गया, मतलब क्वेश्चन ही बोल दो, क्वेश्चन 1 हो गया इंटीग्रेशन ऑफ tan x रेज टू पावर n इंटू डी एक्स, ये हो गया। तो हम ऐसे लिखेंगे, इसको हमने बोल दिया in। अब ये ध्यान रखो, in का मतलब क्या है कि जो tan x के ऊपर पावर है वो i का लोअर सबस्क्रिप्ट है। तो i3 का मतलब क्या होगा, n की जगह 3 रख दिया, tan क्यूब x। i5 का मतलब क्या होगा, tan x रेज टू पावर 5। i4 का मतलब क्या होगा, tan x रेज टू पावर 4। तो अगर तुम रिकॉल करो, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में हमने क्या बोला था कि tan x की अगर कोई पावर है उसको इंटीग्रेट करना है तो वो हम ऐसे कर सकते हैं, एक tan स्क्वायर x बाहर निकाला, उसको लिख लिया sec स्क्वायर माइनस 1। तो जो sec स्क्वायर वाला पार्ट है वहाँ तो एफ डैश बन जाएगा और जो दूसरे वाला पार्ट है वो सेम ही तरह का इंटीग्रल वापस आ जाएगा विद रिड्यूस्ड एक्सपोनेंट। और फिर यही प्रोसेस रिपीट करते चले जाओ, ऐसे हमने बोला था। उसका मतलब यहाँ पे क्या है कि दिस इज इक्वल्स टू, इसको हमने n-2x लिखा इंटू tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये अलग कर दिया। फिर दैट इज tan x n-2, इस tan स्क्वायर एक्स को लिख लिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू, ये अगर f है तो ये f डैश है, तो ये तो सीधा सीधा इंटीग्रेट हो गया कि एक पावर बढ़ जाएगा n+1 अपॉन n+1। एफ डैश अगर है तो f तो x की तरह ट्रीट हो जाएगा, माइनस ये कितना बचा, tan x रेज टू पावर n-2 dx। अब रिडक्शन का फॉर्मूला यही, रिडक्शन का मतलब रिड्यूस होना, और रिड्यूस होने का मतलब यही है, देखो अगर 10 पे पावर n था तो हमने in बोल दिया, तो अगर 10 पे पावर n-2 है तो इसको हम in-2 बोल सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज tan x रेज टू पावर n-1 अपॉन n-1 और यहाँ आ जाएगा माइनस in-2। तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या बचा, in बराबर tan n-1 अपॉन n-1 माइनस ये हो गया। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले का यूज़फुलनेस क्या है कि जो अभी हमने बोला कि मान लिया tan x रेज टू पावर 6 को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1, तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को रिपीटेडली लगा सकते हैं। पहले से मैं n की जगह हमने 6 रख दिया, तो ये tan x रेज टू पावर 5 हो जाएगा अपॉन 5 माइनस i4 हो गया। ठीक है, अगर ये i6 है तो i4 में फिर इसी में n की जगह 4 रख दिया, तो tan रेज पर 5 अपॉन 5 माइनस 4 रखा तो tan की पावर 3 अपॉन 3 माइनस i2 हो गया, तो इसमें 2 रखा तो 10 अपॉन 1 माइनस i0 हो गया। तो यही फॉर्मूला लगाते चले गए। तो पहली बार तो मैंने अलग अलग लिख दिया, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे i2 आया, i4 की जगह यहाँ पे i2 आया तो i2 सीधा ही लिख दिया, फिर i0 आ गया तो रुक गए। सो दैट इज इक्वल्स टू tan x रेज टू पावर 5 अपॉन 5 माइनस tan क्यूब x अपॉन 3 प्लस tan x माइनस 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 एक माइनस आ जाएगा आई नॉट का मतलब क्या होगा, n की जगह हमने 0 लिख लिया तो वो तो मतलब x हो जाएगा प्लस c। आई नॉट मतलब tan x की पावर 0, अब tan x की पावर 0 कितना होगा 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, तो बस आ गया x।
ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 अगर लिखा होता 10x रेज़ टू पावर 5, तो दिस इज़ नथिंग बट I5। तो I5 में पहले 5 रखा तो ये हो जाता 10x रेज़ टू पावर 4/4 माइनस I3। फिर 3 रखा तो ये हो जाता 10^2 माइनस I1। I1 का मतलब होता 10x पे पावर 1 और उसका इंटीग्रेशन होता है ln mod sec x प्लस सी। तो मतलब ये टर्म एंड ln mod sec x प्लस सी ये आ जाता। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला लेते हैं। I n बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ln x रेज़ टू पावर n dx। ये हो गया सॉल्यूशन। अब देखो I n बोलने के लिए, जैसे I n अगर मेरे को पता है कि ये I n है, तो I n माइनस 2 बोलने के लिए, I n माइनस 1 बोलने के लिए केवल n चेंज होना चाहिए, बाकी सारा कुछ ऐसे लिखा होना चाहिए, ना कुछ फालतू होना चाहिए, ना कुछ कम होना चाहिए। तो अगर मैंने इसको I n बोला है तो इसमें एक x पड़ा होना चाहिए और ln x पे जो पावर है वही I का सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेकंड फंक्शन बोला, इसको फर्स्ट फंक्शन बोला। तो सेकंड का इंटीग्रेशन x² 2 ln x रेज़ टू पावर n माइनस x² 2 ln x रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव हो जाएगा n, ये बाई 2 ये आ गया, ln की पावर n-1 इंटू 1/x dx। ठीक है, अब इस x से इसको कैंसिल किया तो x आ गया, तो x ln x की पावर n-1। दिस इज नथिंग बट सेम चीज, बस n की जगह in-2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² 2 ln x की पावर n माइनस n/2। ये हमारा बन गया रिडक्शन फॉर्मूला। यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक x है, ln की पावर n है, ln की पावर n-1 है, हो गया काम। ये हमारा रिडक्शन फॉर्मूला बन गया। ठीक है, थर्ड In बराबर sin x रेज़ टू पावर n dx, इसका रिडक्शन फॉर्मूला बनाना है। तो सॉल्यूशन In बराबर, देखो इसमें तो हमने क्या किया था, इसमें देखो हमने x को सेकंड फंक्शन बोल दिया था। इसमें अगर हम देखो 1 लेके चालू करेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि आगे चल के सब गड़बड़ हो जाएगा, अलजेब्रिक भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। अगर in sin x रेज़ टू पावर n है तो I के टर्म्स में कुछ भी बोलने के लिए बस केवल साइन का टर्म चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हमने क्या किया, एक sin x को अलग कर दिया और दूसरा sin x की पावर n-1 अलग कर दिया। इसको सेकंड, इसको फर्स्ट, तो साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस cos x, एंड ये sin x रेज़ टू पावर n-1 एज इट इज़, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया और sin x की पावर n-1 का डेरिवेटिव हो जाएगा n-1 sin x की पावर n-2, फिर इंटू cos x इंटू dx, ये हो जाएगा। तो दैट विल बी in इज इक्वल्स टू माइनस कॉस इंटू साइन रेज़ टू पावर n-1 प्लस n-1। in बोलने के लिए हमें क्या होना चाहिए, केवल साइन के टर्म्स चाहिए, तो ये तो ठीक है, बट ये दोनों जो कॉस के टर्म आ गए वो गड़बड़ है। तो साइन की पावर n-2, जो कॉस के टर्म आ गए उसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर dx। सो दिस इज माइनस कॉस साइन रेज़ टू पावर n-1 प्लस n-1 साइन की पावर n-2 dx माइनस n-1 साइन की पावर n dx, ये हो गया।
अब हम बोल सकते हैं अगर यहाँ साइन एक्स की पावर n को आई एन बोला है तो यहाँ n-2 को हम क्या बोलेंगे, माइनस कॉस इंटू साइन रेज टू n-1 प्लस n-1। साइन पे अगर पावर n-2 है तो आई n-2, साइन पे पावर n है तो वापस आई एन। तो आई एन को इधर ले गए, एक आई एन और इधर से n-1, तो टोटल कितना हो जाएगा n टाइम्स आई एन माइनस कॉस प्लस n-1 इंटू, तो आई एन विल बी माइनस कॉस एक्स। अब देखो ये फॉर्मूला हमें देखने में ऐसा डरावना सा लग रहा होगा कि इतना बड़ा कहाँ मेंस में आएगा, बट इसको अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दें तो आ जाए। अगर मैं लिमिट्स लगा दूँ 0 से π/2 मान लिया, तो ये तो पार्टी गायब हो जाएगा, तो फिर तो फॉर्मूला सिंपल सा बचेगा। ये हो गया हमारा रिडक्शन फॉर्मूला। तो अगर मान लिया हमें साइन एक्स की पावर 5 इंटीग्रेट करना है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर साइन एक्स पे पावर ऑड है तो उसको सीधा सीधा भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में ये बोला था कि अगर साइन और कॉस में से किसी भी एक पे ऑड पावर है तो दूसरे को टी रख दिया, तो वो वाली चीज़ यूज़ करके भी ये जल्दी हो जाएगा। बट अगर साइन की पावर मान लिया 6 है, इवन पावर है, तो ऐसे तो ये फिर भी हो जाएगा, दो रिड्यूस होता रहेगा। मतलब लिख के दिखा देते हैं। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लिया हमने लिखा I6 तो दैट इज़ साइन एक्स रेज टू पावर 6 dx, तो हमने 6 रख दिया तो ये ऐसे आ जाएगा माइनस कॉस साइन रेज टू पावर 6 रखा है तो 6/6 प्लस ये हो जाएगा 5/6 I4, दो पावर कम हो गया तो दिस इज़ माइनस कॉस साइन रेज टू पावर 6/6 प्लस 5/6। I4 के लिए इसमें 4 रख दिया तो माइनस कॉस इंटू साइन क्यूब अपॉन I4 का मतलब क्या है 4, प्लस 4 का मतलब क्या है 3/4, और ये हो जाएगा I2 के लिए फिर 2 रख दिया इसमें तो माइनस कॉस इंटू साइन रेज टू पावर 1/2 प्लस I2 का मतलब ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो हाफ इंटू I0 का मतलब क्या है, I0 का मतलब क्या है साइन एक्स पे पावर 0, वो 1 हो गया, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x। तो ये आंसर आ गया। I0 का, अच्छा ये समझना, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। इन दोनों आई एन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आई एन कोई फिक्स्ड और यूनिवर्सल चीज़ नहीं है। तो ये जैसे हम बोलते हैं ना एफ एक्स, अब एफ एक्स तो कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसी तरीके से आई एन हो गया, हर क्वेश्चन के लिए अलग है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए जिसमें साइन एक्स पे पावर n है, आई एन का मतलब I0 का मतलब क्या होगा x, और अगर I1 बोलें तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो I1 का वैल्यू कितना होगा माइनस कॉस एक्स, I0 का वैल्यू कितना होगा x। तो इसीलिए अगर हमने इवन पावर से शुरू किया तो बिकॉज दो पावर घट रहा है, तो अगर हमने 6 से चालू किया तो फिर 4 आया, 2 आया, फिर 0 आया, 0 मतलब I0 आया, तो I0 की वैल्यू x होगी। अगर हम यहाँ पे ऑड पावर से चालू करें, 7 मान लिया पावर ले लिया, साइन एक्स के बाद 7 ले लिया, तो I7 I5 आएगा, फिर I5 से I3 आएगा, फिर I3 से I1 आएगा। I1 पे हम रुक जाएंगे, I1 का इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे माइनस कॉस एक्स। ये बात याद रखिए कि लास्ट में कहाँ तक पहुँचेंगे। तो और एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं।
और क्वेश्चन 4, आई एम कॉमा एन बराबर साइन एक्स की पावर एम इंटू कॉस एक्स की पावर एन डी एक्स। ये मतलब और भी टफ हो गया जिसमें दो दो सब्सक्रिप्ट हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 3 में तो क्या है, आई एन कितना बोला है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर रेज टू पावर एन टाइम्स डी एक्स। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम इसमें बाई पार्ट लगाएं और इंटू 1 ले लिया, तो 1 को सेकंड, इसको फर्स्ट फंक्शन, तो 1 हो गया x और ये हो गया n/2, फिर माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा n/2, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n/2 माइनस 1, और फिर अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक और 2x dx आएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल। तो आई एन बराबर x इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n/2 माइनस n, और ये जो एक्स स्क्वायर है है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब सेपरेट कर दिया, सो दिस इज इक्वल टू x इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर n/2 माइनस n टाइम्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर रेज टू पावर, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो वापस n/2 हो जाएगा dx प्लस n इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ये हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, आई एन इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n/2। ये तो हो गया पहला टर्म। फिर दूसरा टर्म देखो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा होना चाहिए और कुछ नहीं, और नीचे /2 को छोड़ के ऊपर जो लिखा है n, वही आई का लोअर सबस्क्रिप्ट है। तो उस हिसाब से ये n हो गया, नीचे मतलब ये तो पूरा एज इट इज़ यही लिखा है, तो ये तो आई एन है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, माइनस n इंटू आई एन। इसमें क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में नीचे 2 छोड़ के ऊपर कितना लिखा है, n-2, तो ये आई n-2 है, तो प्लस n इंटू ए स्क्वायर इंटू आई n-2 है। इसको लेफ्ट पे ले जाओ, तो आई एन कॉमन लिया तो 1 प्लस n इंटू आई एन n/2 प्लस n इंटू, मतलब इसको उधर ले गए, ए स्क्वायर आई n-2, तो फाइनली आई एन कितना हो जाएगा, x ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n/2 अपॉन n+1, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले में थोड़े से हमें पापड़ बेलने पड़ेंगे। m, n है जिसमें साइन की जो पावर है वो तो m हो गया, कॉस की जो पावर है वो n हो गया, मतलब दो लोअर सब्सक्रिप्ट दो हैं। दिस इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, साइन की एक पावर, साइन को चलो ऐसे लिखाने दिया, इनटू कॉस एक्स एक निकाल दिया और ऐसे लिख दिया, एक कॉस एक्स निकाल के साइन के साथ लिख दिया। तो उससे क्या होगा, ये एफ डैश का पेयर हो गया, इसको सेकंड बोल दिया, इसको फर्स्ट बोल दिया। तो दिस इज इक्वल्स टू, अगर ये एफ है तो ये एफ डैश है, तो ये एक्स की तरह ट्रीट हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन रेज्ड पर m+1x अपॉन m+1 इंटू दूसरा फंक्शन एज इट इज,
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, पहले का इंटीग्रेशन वो तो यही आ जाएगा साइन रेज टू पावर m प्लस 1 x अपॉन m प्लस 1, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा n माइनस 1 कॉस की पावर n माइनस 2x, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ये हो गया। सो दिस इज इक्वल्स टू साइन रेज टू पावर m प्लस 1x कॉस रेज टू पावर n माइनस 1x प्लस n माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 इंटू आई में देखो आई है क्या, साइन इंटू कॉस लिखा है, जो साइन की पावर है वो तो पहला सब्सक्रिप्ट है, साइन पे जो पावर है वो पहला है, कॉस पे जो पावर है वो दूसरा है। तो यहाँ पे साइन पे टोटल पावर कितना हो गया इन दोनों को मिला के m प्लस 2, तो पहला सब्सक्रिप्ट m प्लस 2 आ गया, कॉस पे पावर n माइनस 2, यही हमारा रिडक्शन फॉर्मूला हो गया। तो इस रिडक्शन फॉर्मूले ने इफ़ेक्टिवली क्या किया, कुछ भी नहीं, इसने क्या किया, कॉस की 2 पावर उतार के साइन पे रख दिया। मतलब जो अगला इंटीग्रल आया ये इंटीग्रल बेसिकली इस इंटीग्रल से रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो पहले इंटीग्रल के बाद जो दूसरा इंटीग्रल आया है उस दूसरे इंटीग्रल में क्या हुआ है कि कॉस की पावर 2 निकाल के हमने साइन के ऊपर रख दिया, ऐसे क्या है। तो ऐसी 2 पावर हम शिफ्ट करते रहेंगे, तो एक स्टेज पे जाके लास्ट में वो फिर इवन ऑड पे डिपेंड करता है कि इवन है या ऑड है। अगर मान लिया कॉस पे पावर ऑड है तो लास्ट में रिड्यूस होते होते एक कॉस बचेगा और बाकी सारी पावर साइन पे चली जाएगी, तो फिर तो वो एक लाइन में इंटीग्रेट हो जाएगा, एफ डैश आ जाएगा, ठीक है। मतलब कॉस एक्स जो है वो एफ डैश की तरह ट्रीट हो जाएगा और साइन एक्स की पावर जो भी पावर होगा दैट प्लस 1 अपॉन वही आ जाएगा। अगर इवन पावर हुआ तो रिड्यूस होते होते एक बार 0 आ जाएगी, एक पे पावर, और सारी की सारी पावर साइन पे आ जाएगी। उसके बाद अगर सारी पावर साइन पे आ गई तो उसका रिडक्शन फॉर्मूला ये है, वो तो हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है, फिर ये वाला लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं। अब ये तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है कि इसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है अभी इनडेफिनेट में। डेफिनेट में ये फॉर्मूला हमारे पास वापस आएगा डेफिनेटली, उसमें बस हम क्या करेंगे 0 से π/2 लिमिट लगा दिया, तो ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन हमें कैरी करना पड़ रहा है ये कैरी नहीं करना पड़ेगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो डेफिनेट में तो हम इसको याद कराएंगे एज ए वॉलीज थ्योरम।